आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 36। धोखे की टट्टी। विपत बराबर सुख नहीं जो थोड़े दिन होए। इष्ट मित्र बंधु जिते जान परे सब कोय। लोक शक्ति। लाला ब्रजकिशोर के गए पीछे मदन मोहन की फिर वही दशा हो गई। दिन पहाड़ सा मालूम होने लगा। खासकर डाक की बड़ी तलामली लग रही थी। निदान राम राम करके डाक का समय हुआ डाक आई। उसमें 2-3 चिट्ठी और कई अखबार थे। एक चिट्ठी आगरे के एक जौहरी की आई थी जिसमें जवाहरात की बिक्री बाबत लाला साहब के रुपए लेने थे और वही वो भी लाला साहब से बड़ी मित्रता जताया करता था। उसने लाला साहब की चिट्ठी के जवाब में लिखा था कि आपकी ज़रूरत का हाल मालूम हुआ, मैं बड़ी उमंग से रुपए भेजकर इस समय आपकी सहायता करता, परंतु मुझको बड़ा खेद है कि इन दिनों मेरा बहुत रुपया जवाहरात पर लग रहा है, इसलिए मैं इससे अब कुछ नहीं भेज सकता। आपने मुझको पहले ही क्यों न लिखा? अब जिस समय मेरे पास रुपया आवेगा मैं प्रथम आपकी सेवा में जरूर भेजूंगा। मेरी तरफ से आप भलीभांत विश्वास रखना और अपने चित्त को सर्वथा अधैर्य न होने देना। परमेश्वर कुशल करेगा। ये चिट्ठी उस कपटी में ऐसी लपेट से लिखी थी कि अजान मी को इसके पढ़ने से लाला मदन मोहन के रुपए लेने का हाल सर्वथा नहीं मालूम हो सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि लाला मदन मोहन का काम बिगड़ जाएगा तो मुझसे रुपए मांगने वाला कोई न रहेगा। इस वास्ते उसने केवल इतनी ही बात पर संतोष न किया, बल्कि वह गुप्त रीति से मदन मोहन के बिगड़ने की चर्चा फैलाने और उसके बड़े बड़े लेनदारों को भड़काने का उपाय करने लगा। हाय हाय, इस असार संसार में कुछ दिन की अनिश्चित आयु के लिए निर्भय होकर लोग कैसे घोर पाप करते हैं। दूसरी चिट्ठी मदन मोहन के और एक मित्र की थी। वह हर साल आकर महीने 20 रोज मदन मोहन के पास रहते थे, इसलिए तरह तरह की सौगात के सिवाय उनकी खातिरदारी में मदन मोहन के 500-700 रुपये सदैव खर्च हो जाया करते थे। उनने लिखा था कि मैंने बहुत सस्ता समझकर इस समय एक गांव 60,000 रुपये में खरीद लिया है। मेरे पास इस समय 50,000 अंदाज मौजूद है, इसलिए मुझको महीने 1.5 महीनों के वास्ते 10,000 रुपये की जरूरत होगी। जो आप कृपा करके ये रुपया मुझको साहूकारी ब्याज पर दे देंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। ये चिट्ठी लाला मदन मोहन की चिट्ठी पहुंचते ही उसने अगमचेती करके लिख दी थी और मिति एक दिन पहले की डाल दी थी कि जिससे भेद न खुलने पावे। मदन मोहन के तीसरे मित्र की चिट्ठी बहुत संक्षेप थी। उसमें लिख रहा था कि आपकी चिट्ठी पहुंची, उसके पढ़ने से बड़ा खेद हुआ। मैं रुपए का प्रबंध कर रहा हूँ, यदि हो सकेगा तो कुछ दिन में आपके पास अवश्य भेजूंगा। इसके पास पत्र भेजने के समय रुपया मौजूद था, परंतु इसने ये पेच रखा था कि मदन मोहन का काम बना रहेगा तो पीछे से उसके पास रुपया भेजकर मुफ्त में एहसान करेंगे और काम बिगड़ जाएगा तो चुप हो रहेंगे, अर्थात उसको रुपए की जरूरत होगी तो कुछ न देंगे और जरूरत न होगी तो जबरदस्ती गले पड़ेंगे। इनके पीछे लाला मदन मोहन एक अखबार खोलकर देखने लगे तो उसमें एक ये लेख दृष्टि आया, सुसभ्यता का फल। प्रया जवाहरात को पहले सेवा में जरूर को सरवयासी लपेट रुपए लेने लाल बास्ते करने इनके। हमारे शहर के जवान सुशिक्षित रईस की पहली उठान देखकर हमको यह आशा होती थी, बल्कि हमने अपनी यह आशा प्रकट भी कर दी थी कि कुछ दिन में उसके कामों से कोई देशोपकारी बात अवश्य दिखाई देगी, परंतु खेद है कि हमारी वह आशा बिल्कुल नष्ट हो गई, बल्कि उसके विपरीत भाव प्रतीत होने लगा। गिनती के दिनों में 3-4 लाख पर पानी फिर गया। विलायत में डरमोडी नामी एक लड़का ऐसा तौक्षण बुद्धि हुआ था कि वह 9 वर्ष की अवस्था में और विद्यार्थियों का ग्रीक और लाटिन भाषा के पाठ पढ़ाता था, परंतु आगे चलकर उसका चाल चलन अच्छा नहीं रहा। इसी तरह ही यहाँ प्रारंभ से परिणाम विपरीत हुआ। हिंदुस्तानियों का सुधरना केवल दिखाने के लिए है, वह अपनी रीति भांति बदलने में सब सुसभ्यता समझते हैं, परंतु असल में अपने स्वभाव और विचारों के सुधारने का कुछ उद्योग नहीं करते।
बचपन में उनकी तबीयत का कुछ लगाव इस तरफ को मालूम होता भी तो मदरसा छोड़े पीछे नाम को नहीं दिखाई देता। दरिद्रियों को भोजन वस्त्र की फिक्र पड़ती है और धनवानों को भोगविलास से अवकाश नहीं मिलता, फिर देशोन्नति का विचार कौन करे? विद्या और कला की चर्चा कौन फैलाया? हमको अपने देश की हीन दशा पर दृष्टि करके किसी धनवान का काम बिगड़ता देखकर बड़ा खेद होता है, परंतु देश के हित के लिए तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह पर प्रकट में नए सुधारे की झलक दिखाकर भीतर से दिया तले अंधेरा रखने वालों का भंडा फूट जाए, जिससे और लोगों की आंखें खुले और लोग सिंह का चमड़ा ओढ़ने वाले भेड़िए को सिंह न समझे। इस अखबार के एडिटर को पहले लाला मदन मोहन से अच्छा फायदा हो चुका था, परंतु बहुत दिन बीत जाने से मानो उसका कुछ असर नहीं रहा। जिस तरह हरेक चीज के पुराने पड़ने से उसके बंधन ढीले पड़ते जाते हैं, इसी तरह ऐसे स्वार्थ पर मनुष्यों के चित्त में किसी के उपकार पर, लेन देन पर, प्रति व्यवहार पर बहुत काल बीत जाने से मानो उसका असर कुछ नहीं रहता। जब उनके प्रयोजन का समय निकल जाता है तब उनकी आंखें सहसा बदल जाती हैं, तब वह किसी लायक होते हैं, तब उनके हृदय पर स्वेच्छाचार छा जाता है। जब उनके स्वार्थ में कुछ हानि होती है तब वह पहले के बड़े से बड़े उपकारों को ताक में रखकर बैर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सादी में कहा है, करत खुशामद जो मनुष्य सो कछु दे बहु लेत, एक दिवस पावे नतोटी से दूषण देत। जोड़ इस अखबार का एडिटर विद्वान था और विद्या निस्संदेह मनुष्य की बुद्धि को तीक्ष्ण करती है, परंतु स्वभाव नहीं बदल सकती। जिस मनुष्य को विद्या होती है पर वह उस पर बर्ताव नहीं करता, वह बिना फल के वृक्ष की तरह निकम्मा है। लाला मदन मोहन इन लिखावटों को देखकर बड़ा आश्चर्य करते थे, परंतु इनसे भी अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि बहुत लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं भेजा। उनमें कोई तो ऐसे थे कि बड़ों की लकीर पर फकीर बने बैठे थे, यद्यपि उनके पास कुछ पूंजी नहीं रही थी, उनका कार व्यवहार थक गया था। उनका हाल सब लोग जानते थे, इससे आगे को भी कोई बुर्द हाथ लगने की आशा न थी, परंतु फिर भी वह खर्च घटाने में बेइज्जती समझते थे। संतान को पढ़ाने लिखाने की कुछ चिंता न थी, परंतु ब्याह शादियों में अब तक उधार लेकर द्रव्य लुटाते थे। उनसे इस अवसर पर सहायता की क्या आशा थी? कितने ही ऐसे थे जिन्होंने केवल अपने फायदे के लिए धनवानों का सा ठाठ बना रखा था। इस वास्ते वह मदन मोहन के मित्र न थे, उसके द्रव्य के मित्र थे। वह मदन मोहन पर किसी न किसी तरह का छप पर रखने के लिए उसका आदर सत्कार करते थे, इसलिए इस अवसर पर वह अपना पर्दा ढकने के हेतु मदन मोहन के बिगाड़ने में अधिक उद्योग न करें, इसी में उनका विशेष अनुग्रह था। इससे अधिक सहायता मिलने की उनसे क्या आशा हो सकती थी? कोई धनवान ऐसे थे जो केवल हाकिमों की प्रसन्नता के लिए उनकी पसंद के कामों में अपनी अरुचि होने पर भी जी खोलकर रुपया दे देते थे, परंतु सच्ची देशोन्नति और उदारता के नाम फूटी कौड़ी नहीं खर्ची जाती। वह केवल हाकिमों से मेल रखने में अपनी प्रतिष्ठा समझते थे, परंतु स्वदेशियों के हानि लाभ का उन्हें कुछ विचार न था। केवल हाकिमों में आने जाने वाले रईसों से मेल रखते थे और हाकिमों की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। इस वास्ते साधारण लोगों की दृष्टि में उनका कुछ महत्व न था। हाकिमों में आने जाने के हेतु मदन मोहन की उनसे जान पहचान हो गई थी, परंतु वह मदन मोहन का काम बिगाड़ने से प्रसन्न थे, क्योंकि वह मदन मोहन की जगह कमेटी इत्यादि में अपना नाम लिखाया चाहते थे। इस वास्ते वह इस अवसर पर हाकिमों से मदन मोहन के हक में कुछ उलट पुलट न जड़ते, यही उनकी बड़ी कृपा थी। इससे बढ़कर उनकी तरफ से और क्या सहायता हो सकती थी? कोई मनुष्य ऐसे भी थे जो उनकी रकम में कुछ जोखो न हो तो वह मदन मोहन को सहारा देने के लिए तैयार थे, परंतु अपने ऊपर जोखो उठाकर इस डूबती नाव का सहारा लगाने वाला कोई न था। विष्णु पुराण के इस वाक्य से उनके सब लक्षण मिलते थे। जाचत है निज मित्र करे न स्वार्थ हानि, दाप्स कोड़ी हून को कसर खाए न दुखिया जानी है। निदान लाला मदन मोहन आज की डाक देखे पीछे बाहर के मित्रों की सहायता में कुछ निराश होकर शहर के बाकी मित्रों का माजना देखने के लिए सवार हुए। धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।